नमस्कार, मैं सुरभि यादव, व्याख्याता मास कम्युनिकेशन, राजकीय पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज आप सबका स्वागत करती हूँ आज के लेक्चर में। आज हम जानेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में। मास कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट यानी एज अ विषय क्या है, इसे जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन क्या है और ये कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी है। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान खुद से भी कर सकते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान दो लोगों के बीच में भी कर सकते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत सारे लोगों से भी कर सकते हैं। ज़रूरी ये होता है कम्युनिकेशन में कि जब हम किसी से भी बात कर रहे हों, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या हम उम्र हो, हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, जिससे हम अपने संदेश को, हम अपने मैसेज को सिंप्लीफाई कर सकें या हम उसको साधारण भाषा में समझा सकें। इस पूरी प्रक्रिया को हम साधारणीकरण भी कहते हैं। हम क्योंकि सोशल बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें एक सोसाइटी में एक दूसरे से बात करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन जानवरों के बीच में भी होता है, जानवर और ह्यूमंस के बीच में भी होता है। लेकिन जब किसी के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उन दोनों के बीच में माध्यम जैसे भाषा और उद्देश्य ये कॉमन होने चाहिए या ये एक होने चाहिए। अगर ये एक नहीं होंगे तो दो लोग जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ना तो वो ध्यान से दूसरे की बात सुनेंगे, और जो बात अपनी समझाना चाह रहा है वो अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं समझा पाएगा, क्योंकि सामने वाला समझना ही नहीं चाह रहा है। जब हम किसी से कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम बोल के कर सकते हैं, हम लिख के कर सकते हैं, हम इशारों में कर सकते हैं, हम रंगों से कर सकते हैं, और भी कई अनगिनत तरीके हैं जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा अलग अलग उम्र के लोगों के से जब हम बात करते हैं तो हम कहाँ, कैसे, किस परिस्थिति में बात कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। यानी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि स्कूल में प्रधानाचार्य से, बॉस से, जहाँ पर हम कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे होते हैं। हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं जब हम अपने फ्रेंड से करते हैं, छोटे बच्चे से करते हैं, किसी अजनबी से करते हैं, वहाँ हम अलग तरीके से बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम जब कुछ भी किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए जान लेते हैं कंपोनेंट्स। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो 5 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। जैसे सेंडर। सेंडर वो होता है जो मैसेज को आप तक पहुंचाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ और आप एक स्टूडेंट हैं, या ऐसे कोई भी इंसान है जो कि कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं जो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी वो आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जानने के लिए उसे समझना चाहेंगे, यानी आपका इंटरेस्ट उसमें आएगा। तो सेंडर यानी कि अभी अगर उदाहरण लूँ तो मैं जो वीडियो लेक्चर दे रही हूँ उसमें मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो हिंदी और अंग्रेज़ी के माध्यम से कह रही हूँ, और मैं मान के चलती हूँ कि आपको ये दोनों भाषा आती होंगी। जिनको ये दोनों भाषा नहीं आती होंगी वो मेरी मैसेज को, वो मेरे संदेश को समझ नहीं पाएंगे। यानी सेंडर क्या करता है, एक मैसेज को बनाता है ये ध्यान में रखते हुए कि उसको सुनने वाला कौन है, यानी उसका ऑडियंस कौन है। तो इसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि सेंडर मैसेज को एनकोड करता है। इसीलिए हम कई जगह सेंडर को एनकोडर लिखा हुआ भी पाते हैं।
अब होता क्या है कि हम जब एनकोड करते हैं, यानी उस सारी इन्फॉर्मेशन को जब हम एनकोड करते हैं, बनाते हैं, तो वो एक मैसेज में तब्दील हो जाता है। जब वो मैसेज में तब्दील होता है तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि जिस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो उसे सुन रहा है उसको वो भाषा आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जिस भी माध्यम से हम उस तक पहुंच रहे हैं, वो माध्यम उसके पास हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी उसके पास हो और वो उसको समझता हो। ठीक है, यानी सेंडर मैसेज एनकोड करता है, यानी सेंडर वो उस मैसेज को, उस संदेश को बनाता है। उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आइडिया हो सकता है, कोई भी भाव हो सकता है, इमोशन होता है, हो सकता है। अब जब मैसेज बन जाता है तो वो उन लोगों तक कैसे पहुंचता है जो लोग उसको सुन रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, माध्यम से। यानी अभी जब मैं आपको जो भी बता रही हूँ उसमें माध्यम है वीडियो लेक्चर जो आप देख पा रहे हैं। संभवतः आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो कंप्यूटर के माध्यम से आप उसको देख पा रहे हैं। यानी चैनल और मीडियम में क्या हुआ, पहले तो भाषा हुई और दूसरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास होना चाहिए उसे ग्रहण करने के लिए। अब जो सुन रहा होता है वो उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है, यानी कि टेक्निकल भाषा में अगर हम उसे कहें तो वो उसको डिकोड करता है। इसीलिए कई जगह जो सुन रहा होता है उसको रिसीवर या एनकोडर कहा, डिकोडर कहा जाता है, सॉरी। सेंडर एनकोड करता है और डिकोडर डिकोड करता है। डिकोड जब वो कर रहा होगा, वो भाषा उसको आती होगी, समझ पा रहा होगा, तो वो उस मैसेज को पूरा समझ लेता है और समझने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो जब वो अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिसको कि हमने यहाँ फीडबैक लिखा हुआ है, तो ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है। और अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी तो मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से आपको बता रही हूँ, आप उसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप मेरे सामने होते और मैं आपसे बात कर रही होती और आप मुझसे सामने से सवाल पूछ पा रहे होते, तो वो जो फीडबैक है, वो जो प्रतिक्रिया आप मुझे दे रहे होते, अब आप कौन हो जाते? आप जो रिसीवर थे, जो डिकोडर थे, अब वो एक नया मैसेज, यानी जो प्रतिक्रिया मुझे बना के आप देंगे अपनी समझ से, वहाँ पर आप सेंडर हो जाएंगे या एनकोडर हो जाएंगे जो उस मैसेज को बनाएंगे, और वो मैसेज आप मुझ तक उसी माध्यम से पहुँचाएंगे जैसे मैं आप तक अपनी बात पहुँचा रही हूँ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये लगातार ऐसे ही चलती रहती है। यानी इस प्रक्रिया में जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं 5: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं। और जैसे ही फीडबैक पे आते हैं तो जो रिसीवर होता है फिर वो सेंडर हो जाता है, वो मैसेज को इनकोड करता है, फिर वो जो पहले सेंडर था उसको भेजता है, वो उस समय रिसीवर हो चुका होता है, फिर वो उसको डिकोड करता है, और ये लगातार इस तरीके से बात चलती रहती है। सपोज अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी भाषा आप नहीं जानते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है और आप उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे, तो आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे, और जब आप नहीं दे पाएंगे तो वो प्रक्रिया वहीं पे समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दो लोगों के बीच में क्या कॉमन है। अब हम चलते हैं मास कम्युनिकेशन की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो मास कम्युनिकेशन के बारे में है। मैं आपका परिचय कराऊंगी मास कम्युनिकेशन से। मास कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट क्या है? मास कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कम्युनिकेशन से थोड़ा आगे बढ़कर है। इसमें हम एक इन्फॉर्मेशन को, एक जानकारी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं एक ही समय पर। उनको हम जान भी सकते हैं, उनको हम नहीं भी जान सकते हैं। वो अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, वो अलग अलग एज बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो अलग अलग माध्यमों से हम एक जानकारी को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले स्टेज में क्या होता है, पहले चरण में हम मैसेज को बनाते हैं, उसको फिर हम ट्रांसमिट करते हैं, मतलब पहुंचाते हैं अलग अलग जगह। हम न्यूज़पेपर के थ्रू उन तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। टेलीविज़न से वो जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, रेडियो से पहुंचा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं मास कम्युनिकेशन के? हमने लोगों तक तो पहुंचा दिया, लेकिन
जब हम कोई भी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो जो फंक्शंस होते हैं मास कम्युनिकेशन के, वो अगर हम स्टार्टिंग लेवल पे बात करें और उन्हें कैटेगरी में कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो 4 महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं: इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, एंटरटेन करना और परसुएट करना। पहले जानते हैं कि इंफॉर्मेशन में क्या होता है। जब हम किसी को किसी नई जानकारी के बारे में बता रहे होते हैं जिसके बारे में उसको पहले से नहीं पता, तो हम उसे सिर्फ जागरूक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, अगर हम न्यूज़ का उदाहरण लें तो न्यूज़ अपने आप में अगर आप देखेंगे NEWS, जो भी चीज़ जब तक आप पहले उसे नहीं जानते हैं वो नई है, वो आपके लिए न्यूज़ है। उस न्यूज़ में हम आपको किसी भी घटना के बारे में बताते हैं, किसी भी इवेंट के बारे में बताते हैं, किसी भी दिवस के बारे में बताते हैं, कुछ भी जो भी आसपास हो रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो तो वो पढ़ाई के लिहाज से जानना ज़रूरी है, चाहे आप जॉब कर रहे हो तो अपने आप को आसपास क्या हो रहा है वो जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम दिन दिन में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, कई जगह निकलते हैं, बैठते हैं, तो अगर हमें आसपास की जानकारी नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जो मास कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू क्या करता है, लोगों को इन्फॉर्म करता है। इसमें हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, जैसे हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, हेलमेट पहन के चलानी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि हम लोगों को देते हैं। हम कई बार इसमें आंकड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरे चरण में जब हम पहुंचते हैं तो हम लोगों को एजुकेट करते हैं। एजुकेट करने का मतलब ये होता है कि जो जानकारी हमने पहले दी है उसको हम और विस्तृत तरीके से समझाते हैं, ताकि उस पर जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारा श्रोता है, जो हमारा ग्रहण करने वाला जो भी इंसान है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ उस पर बढ़ जाए। बहुत तरीके से हम चीज़ों को समझाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री हो गई, जो छोटी सी फिल्म होती है लेकिन वो एक नरेटिव के रूप में चलती है, जिसमें तथ्य होते हैं, रियल इंटरव्यूज़ होते हैं, रियल प्लेसेस होती हैं। वही चीज़ जो लिखी हुई आपको पढ़ने में दिक्कत होती है उसको आप, या बोरिंग लगती है उसको आप एंटरटेनिंग तरीके से देख सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें तो डिबेट प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स में कई लोग आते हैं, विषय विशेषज्ञ आते हैं जो उस विषय पे बात करते हैं, बहस करते हैं, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन होता है। आगे चलें तो मास कम्युनिकेशन लोगों का मनोरंजन करके भी लोगों को नई नई जानकारियाँ देता है। इसमें टेलीविज़न आ जाता है, रेडियो हो जाता है। रेडियो पे आप गाने सुनते हैं, रेडियो पे आप प्रोग्राम सुनते हैं, टेलीविज़न पे आप प्रोग्राम देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। उसमें हम वही लिखी हुई चीज़ को पैकेज के फॉर्म में एंटरटेनिंग तरीके से, मनोरंजन तक तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। फ़िल्म्स फ़िल्म में अगर कोई भी चीज़ बताई जाती है तो एक बंधे हुए टाइम में एक टॉपिक को शुरू किया जाता है, यानी इन्फॉर्म किया जाता है उसके बारे में, उसे एक्सप्लेन किया जाता है और उसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम एक फ़िल्म के थ्रू देखते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोरंजन का साधन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों और ऐसे मुद्दों को भी समझाती है जो कि शायद सीधे किताब या समाचार पत्र से पढ़ना थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है और उतना मज़ा नहीं आता है। जब हम फ़िल्में देखते हैं, गाना सुनते हैं, अलग-अलग प्रांतों की वेब सीरीज़ देखते हैं, वहाँ की इवेंट्स देखते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, तो हम उनके कल्चर से, उनकी संस्कृति से जो है वाकिफ़ होते हैं। अब चौथा और एक महत्वपूर्ण फंक्शन जो मास कम्युनिकेशन का आता है, जो थोड़ा-सा एडवांस लेवल का है, बट यहाँ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं, तो हम उसका जो ओपिनियन है वो फ़ॉर्म करना चाहते हैं। हम उसके नेचर को चेंज करना चाहते हैं या हम उसकी हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं। वहाँ हम लोगों को कन्विंस करते हैं एक नई चीज़ को ग्रहण करने के लिए अपनी आदतों में, ठीक है? इसको हम कहते हैं परसुएशन। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये होती है परसुएशन, और फंक्शन होता है मास कम्युनिकेशन का परसुएड करना। इसमें हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं विज्ञापन।
जैसे विज्ञापन में हम जब अपना कोई भी उत्पाद होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका जब हम विज्ञापन करते हैं तो होता क्या है, हम ये चाहते हैं कि सामने वाला उसको खरीद ले, उसको ले ले। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ये आप ले लीजिए। हम एक कहानी की तरह उस विज्ञापन में एक प्रॉब्लम को दिखाते हैं, ये मानते हुए कि सामने वाला जो देख रहा है वो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से कभी ना कभी जूझता होगा, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको अल्टीमेट सॉल्यूशन बताते हुए हम उसके सामने रख देते हैं, और इनडायरेक्टली वो कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस आगे चल के आता है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसलिए है क्योंकि हम जब किसी को कुछ भी बताते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उसको अपने आदतों में शुमार कर ले, या उसकी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उससे आगे चलकर वो कुछ नया ट्राई करे। ऐसा ही पब्लिक रिलेशंस में भी होता है। जब हम पब्लिक रिलेशंस में होते हैं, यानी हम जनसंपर्क में होते हैं, तो हम किसी भी इंसान की, किसी भी एक संस्था की एक अच्छी छवि बनाते हैं। तो ये काम भी मास कम्युनिकेशन में ही आता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। देखिए, मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें समझाना पड़ता है। तो जब हम एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमें ये जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसको क्या आता है और क्या नहीं आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर मैं आपसे गुड टच और बैड टच की बात करूं, तो गुड टच और बैड टच अगर हम एक बच्चे को बताएंगे तो हम उसे अलग तरीके से बताएंगे। एक गुड़िया ले लेंगे और गुड़िया के अलग अलग अंगों को छूकर उस और अपने भावों को उसके साथ जोड़कर उसको ये समझाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन वही गुड टच बैड टच जब हम बड़े लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बात करने का तरीका अलग होगा। ये तो बात रही एक। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़ नहीं पाते हैं किसी भी वजह से, या वो देख नहीं पाते हैं, या उनको पढ़ाई आती नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमें अपने मैसेज को पहुंचाना है। तो जो हमारा सबसे पहले से चला आ रहा माध्यम है प्रिंट मीडिया, पारंपरिक माध्यम जो है हमारा प्रिंट मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, जर्नल्स, पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम है, बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक माध्यम माना जाता है, सबसे विश्वसनीय माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी एक बार छप जाता है वो बदल नहीं सकता है। लेकिन वो लोग जो पढ़ नहीं सकते हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए ये माध्यम पूरी तरीके से काम सर्व नहीं करता है। पूरी तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर पेपर कोई आया है और कोई पढ़ नहीं पाता तो हम उसको सुना देते हैं, लेकिन तब वो उसके लिए प्रिंट माध्यम नहीं रह जाता है। तो ऐसे में उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, हम दूसरे माध्यम की बात करते हैं, जिसको कि हम ब्रॉडकास्ट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से जानते हैं। ये भी पारंपरिक मीडिया में ही आता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं और टेलीविज़न में हम देख सुन दोनों सकते हैं। रेडियो में जब हम सिर्फ सुन सकते हैं तो हमें ऐसा बोलना होता है कि सुनने वाले के सामने एक तस्वीर खिंच जाए। रेडियो की जो भाषा होती है वो आम बोलचाल की भाषा होती है, वो क्लिष्ट भाषा नहीं होती है, क्योंकि रेडियो में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो सकती है। तो हमें अपनी भाषा को बहुत ही सरल रखना होता है ताकि बहुत आराम से सामने वाला समझ जाए। वहीं जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं, टेलीविज़न में हमारे पास दृश्य होते हैं, विजुअल्स होते हैं, हमारे पास म्यूज़िक। म्यूज़िक तो रेडियो में भी होती है, लेकिन वो उन दृश्यों को समझने में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वहाँ पर हम अपने शब्दों को कम भी कर सकते हैं। कभी कभी हम बिल्कुल साइलेंट भी छोड़ सकते हैं, यानी एकदम खामोश। खामोशी भी एक भाषा होती है। अगर हम मास कम्युनिकेशन में बात करें तो साइलेंस भी एक भाषा होती है। फिल्म फिल्म में मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी इवेंट को, किसी भी घटना को बहुत अच्छी तरीके से एक लिमिटेड, एक बंधे हुए समय में लोगों को समझा सकते हैं। अब ये जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सारा, इसमें जो भी कुछ होता है वो प्रसारित होता है और लोग उसको सुन के देख कर समझ सकते हैं।
ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि जो रेडियो होता है उसको हम मास मीडिया बोलते हैं। मास मीडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अभी भले ही शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो, आपको लगता हो कि कौन सुनता हो, लेकिन आज भी गांव में इसकी रीच अच्छी है, लोग सुनते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे किसान हैं, वो मौसम के बारे में, फसल के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें ऐसे आते हैं जो कि उनकी भाषा में, उनके लहजे में, उनकी बोली में उन तक पहुंचाया जाता है। और घर बैठे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको दिया जाता है जिसके लिए वो किसी के पास स्पेशली जा नहीं सकते। तो इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है। टेलीविज़न तो सभी के घरों में होता है और उसमें हम अपनी मनचाही चीज़ें देखते हैं, तो इसमें किसी भी चीज़ को समझाना बहुत आसान हो जाता है। चलते हैं तीसरे माध्यम की तरफ, जो कि है न्यू मीडिया। न्यू मीडिया से आप सभी वाकिफ़ होंगे। ये बिल्कुल नया मीडिया है, इसको हम डिजिटल मीडिया के नाम से भी जानते हैं। हर वो इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल रूप में आपके पास वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग्स, मोबाइल्स, इन सब के माध्यम, रील्स, इन सब के माध्यम से पहुंच रही है, ये सब न्यू मीडिया है। इसमें हम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बहुत जल्दी शेयर कर सकते हैं, और चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बन जाती हैं। इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत होते हैं, मतलब जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं, कार्यक्रम बना रहे होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम जैसे आम लोग भी होते हैं जो कि कंटेंट जनरेट करके न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे छोड़ देते हैं और वो बहुत वायरल हो जाता है। इसमें यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी जिसको हम कहते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट बहुत होता है, जिसका मतलब ये है कि जो भी यूज़र है, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ फेसबुक, तो मैं भी उसमें कोई वीडियो बना के डाल सकती हूँ, मैं भी उसमें कोई कहानी सुना सकती हूँ, मैं भी उसमें कुछ लिख के डाल सकती हूँ। तो वो एक ऐसा कंटेंट है जो अच्छा होगा, सही होगा, तो लोग उसको शेयर करेंगे और वो बहुत लोगों के पास पहुँचेगा। इससे होता क्या है, इंगेजमेंट बढ़ जाता है ऑडियंस के साथ। इंगेजमेंट मतलब अभी जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे, तो आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, लेकिन यही अगर इंटरैक्टिव होता, यानी आप वहाँ से जो मैं बोल रही हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा, आप तुरंत का तुरंत पूछ रहे हैं, तो आपके लिए वो समझना पढ़ना और आसान हो जाता, और अच्छा होता, और इंटरेस्टिंग हो जाता। इसीलिए ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है और फीडबैक बहुत जल्दी मिलता है। वहीं प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न और रेडियो में जो फीडबैक होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, वो डिलेड होती है, देर से होती है, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता। अब हमसे कोई कुछ, मैं किसी से कुछ पूछूं और मुझे उसका आंसर आधे घंटे बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मिलेगा, तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन तुरंत जब आमने सामने बात होगी तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा और वो समझ ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए आजकल, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल है, लोगों के हाथ में नेटवर्क्स हैं, सस्ते दरों पर हैं, तो वो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चौथा है आउटडोर या ट्रांजिट मीडिया। ये अगेन परसुएशन की तरह ही एडवांस लेवल पे है और ये विज्ञापनों में ज़्यादा यूज़ होता है। आउटडोर मतलब वो मीडिया जो हमारे घर से बाहर है। पेपर भी हम यूजुअली घर में पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, हम कैरी करके उसको कहीं ले जा सकते हैं, बट हमारे घर में आता है। जब हम पैसा दे के उसको लेते हैं तो हमारे घर में आता है। टेलीविज़न, रेडियो भी हम घर में देखते हैं। जब हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे होते हैं, जब हम सड़कों पे निकले होते हैं, तो हम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए सड़कों पे देखते हैं, सड़कों के किनारे, पुलों के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं तो आप देखते होंगे कि खेतों में पीछे, दीवार के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, किसी डॉक्टर का विज्ञापन लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है। ये सारा आउटडोर मीडिया है। इसमें बिलबोर्ड्स, पोस्टर, होर्डिंग्स, ये सारे वो माध्यम हैं जिनके मदद से हम अपने उत्पादों का विज्ञापन करते हैं पब्लिक प्लेसेस पर। ट्रांजिट मीडिया वो होता है जो कि आपको गाड़ियों पे लिखा हुआ पाया जाता है, जैसे कि बस के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ट्रेन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बस के पीछे कुछ लिखा हुआ है। जब आप टी शर्ट, सपोज़ आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ते हैं और उसकी टी शर्ट पहन लेते हैं, वो पहन के जब आप निकलते हैं, 10 लोग उसे देखते हैं, तो उसके बारे में लोगों को पता चलता है। अगर वो टी शर्ट आप चलिए फेंक भी दीजिए, या जिस कॉफ़ी मग में आप कॉफ़ी पीते हैं जो कागज़ का होता है, उसको आप फेंक भी दीजिए या रैपर फाड़ के भी फेंक दीजिए, तो वो उड़ के अगर कहीं चला जाता है तो भी वहाँ पर उसका विज्ञापन हो जाता है। तो ये इस तरीके से ये बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकता है। अभी तक हमने जाना
कि कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। ये एक अकेला विषय, इसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए कि ये इंटरेस्टिंग है, इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सिर्फ इस एक विषय को पढ़कर आप कई क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। यानी इसका जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है। अमूमन तौर पे ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि अगर आप मास कम्युनिकेशन करते हैं तो आप जर्नलिस्ट बन जाते हैं, आप रिपोर्टर बन जाते हैं, आप टीवी एंकर बन जाते हैं या आप एडिटर बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले जर्नलिज्म ही मानते हैं, चलिए पत्रकारिता। इसमें आप अगर आप न्यूज़ लिखते हैं, न्यूज़ कवर करना आपको पसंद है, तो आप रिपोर्टर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, न्यूज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है। जर्नलिज्म में ही आजकल तो आपसे सिर्फ खबर लिखवाई नहीं जाती, आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप फ़ोटो भी खींचें, वीडियो भी बनाएं, तो आप फ़ोटो जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें पब्लिक रिलेशन एक ऐसी फील्ड है, ऐसा क्षेत्र है जहां आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महारत्न नवरत्न कंपनीज़ हैं जिसमें पब्लिक रिलेशंस की बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आती हैं। इसके अलावा आप किसी जो गवर्नमेंट है उसमें आप पब्लिक रिलेशन का किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। और इसमें जो भी जॉब्स होती हैं उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो ये होती है कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो वो एडवांटेज है, पर हिंदी इंग्लिश आप लिख पढ़ और समझ तीनों तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो आप पब्लिक रिलेशन में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, विज्ञापन देखना आपको पसंद है, तो आप विज्ञापन की ही फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं जो लोगों को विज्ञापन की स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर करती हैं। उस विज्ञापन को बनाने के लिए लोगों को हायर किया जाता है कि कौन उसमें, अगर 4 कैरेक्टर हैं तो किस तरीके कैरेक्टर वो रोल प्ले करेगा, उसमें किस तरीके से सारी चीज़ें सजाई जाएंगी, किस तरीके से वो कहानी को कहा जाएगा। तो अगर आप लिख सकते हैं, आप क्रिएटिव माइंड रखते हैं, विज्ञापन देखना आपको पसंद है, तो आप एडवर्टाइजिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। डिजिटल मीडिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, न्यू मीडिया, इतना ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट बन रहा है। आप अगर डिजिटल मीडिया पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी समझ आपको डेवलप हो जाती है, तो आप अपना पर्सनल चैनल खोल सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप व्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग कुछ नहीं होता, जैसे हम डायरी लिखते हैं उस तरीके से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ब्लॉग लिखते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आपने ट्रैवल किया, क्या-क्या किया, कैसे किया, वहाँ क्या देखने की जगह थी, उसको हम ट्रैवलॉग बोल देते हैं। और ब्लॉग में हम उसको जब शामिल करते हैं, धीरे-धीरे जब उसे बहुत सारे लोग देखना पसंद करते हैं, तो आपको उससे पैसा मिलने लगता है। ब्लॉग की जगह आप व्लॉग बना सकते हैं, यानी जो चीज़ आप लिखते हैं उसे पूरा वीडियो के फॉर्म में बना सकते हैं, उससे भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज करने का मतलब है कि आपको उससे पैसा मिलता है। इसके अलावा पहले तो मीडिया में पहुंच पाना, अपनी जगह बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब डिजिटल मीडिया आने के बाद, ऑनलाइन मीडिया आने के बाद बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने लिखी हुई कहानी, गाना, कविता, इन सारी चीज़ों को अलग अलग माध्यम से अलग अलग लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी कंपनी के साथ जुड़ जाएं या अपना पर्सनल काम खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, अब ब्रॉडकास्टिंग, इससे पहले आपने ये शब्द सुना होगा ब्रॉडकास्ट मीडिया के कंटेक्स्ट में या उसके परिप्रेक्ष्य में। रेडियो में अगर आप आरजे बनना चाहते हैं, रेडियो जॉकी, तो भी आपको मास कम्युनिकेशन में लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सिखाया जाएगा, रिकॉर्ड करना, एडिट करना। टेलीविज़न में अगर आप कैमरे के सामने काम करना चाहते हैं, टेलीविज़न एंकर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो आप कैमरे के पीछे काम करेंगे। उसका भी पूरा प्रशिक्षण आपको मास कम्युनिकेशन के अंदर दिया जाता है। 2 साल के पाठ्यक्रम में इन सारी चीज़ों को पढ़ाने में ये समय थोड़ा कम ही पड़ जाता है, क्योंकि इतना वास्ट एरिया है, इतना वास्ट स्कोप है। लेकिन जब आप मास कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो आप बहुत सारी फील्ड्स को जान जाते हैं और बहुत सारा, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के आप कई क्षेत्रों में
अपना खुद का काम या किसी के साथ जोड़कर अपने काम को शुरू कर सकते हैं या किसी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कैमरा चलाना आपको पसंद है, प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ सिखाया जाता है। किस तरीके से पहले फ़िल्में बनती थीं, अब बनती थी, इन सारी तकनीकियों से आपको रूबरू कराया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है और पिक्चर को लिखने से लेके, उसकी शूटिंग से लेके, एडिटिंग से लेके सारी चीज़ों में अलग-अलग करियर आप बना सकते हैं। फिर से हम अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो ये कंटेंट क्रिएशन आप पर्सनल यानी व्यक्तिगत लेवल पे अपने चैनल्स के लिए भी कर सकते हैं और आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में आप सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सबको लेके साथ में चल सकते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ये तो कुछ वो क्षेत्र हैं जो मैं आपको अभी शुरुआती दौर में समझा सकती हूँ, लेकिन जब आप मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो विश्वास रखिए आपको बहुत सारे फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं कि आप अपने आप को सेटल कर सकें। तो एक सब्जेक्ट और इतनी सारी एरियाज़ में उसका स्कोप, अगर आप भी मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मास कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में मैं मास कम्युनिकेशन का परिचय आपसे अच्छे से करा पाई हूँ। इस सब्जेक्ट को और जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।